आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अमन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके जीएस मीनिया पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है, जो है एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल। हार्डली 10 मिनट लगेंगे और ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल। अब देखिए, वायुमंडल होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण, ठीक है, किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण यानी कि कवरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वायुमंडल कहते हैं, यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है, यानी कि जो कवरिंग है गैस का पृथ्वी के ऊपर, उसे ही हम लोग एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कहते हैं, यानी कि धरती यानी पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल के ही कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। आगे चलते हैं। अब है पॉइंट्स रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड यानी कि वायुमंडल से रिलेटेड कुछ पॉइंट। सबसे पहले है, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए, ऊपरी आ रहा है, ऊपरी मतलब क्या होता है, एयर। ऊपर जो कोई चीज जाता है तो एरोप्लेन क्या होता है, ऊपर उड़ता है, ऊपर से हो गया एयर, तो एरोलॉजी। ठीक है, इसकी ट्रिक हो गई एरोलॉजी। और निचली परत पर अध्ययन को हम लोग मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रो ट्रेन से क्या होता है, नीचे चलता है ना, तो मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, वायुमंडल जो है ये 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन कितना है, 78%, ऑक्सीजन कितना है, 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%, आर्गन कितना है, 0.9% पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है नाइट्रोजन। पहले हम लोग गैस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, फिर पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन, इसे किसे खोजा था, इसे तो रदरफोर्ड ने इसे खोजा था। ठीक है, अब है पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। ठीक है, यानी कि हम लोग के जो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल है, इसमें ये जो गैस है नाइट्रोजन, इसकी मात्रा सबसे अधिक है, सबसे अधिक। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है, यानी कि कलरलेस, स्मेललेस एंड टेस्टलेस गैस है। ठीक है, पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर पूछा जाए कि कौन से गैस का यूज प्रोटीन के लिए किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा गैस है जो आग को तेजी से फैलने से रोकती है, तो वहां भी क्या होगा आंसर, नाइट्रोजन। ठीक है, आगे चलते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल दाब का प्रमुख घटक है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वह प्रेशर जो हम पे वायुमंडल के द्वारा लगाया जाता है, वह दाब, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका जो मुख्य घटक है कि किस कारण ऐसा होता है, तो नाइट्रोजन के कारण। मेन जो इसमें गैस, जो इसमें जिस गैस के कारण होता है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है ऑक्सीजन। अब हम लोग ऑक्सीजन पे आ गए। अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को किसने ढूंढा है, तो प्रिस्टली ने। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस कहलाती है। ऑक्सीजन आग जलने में सहायता करती है। ठीक है, जलने में या जलाने में। अगर हम लोग गैस, बिना ऑक्सीजन के कभी गैस जल सकता है, नहीं। ठीक है, आगे, ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। ठीक है, ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, मेन सोर्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, ऊर्जा का यानी कि एनर्जी का। आगे चलते हैं। अब है आर्गन। तो
आर्गन मोस्ट एबेंडेंट गैस, इनर्ट गैस मतलब क्या कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला इनर्ट गैस, ठीक है, अक्रिय गैस जो भी है, ठीक है, हिंदी तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है पर यही होता है शायद, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला। अब देखिए वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है कौन? आर्गन। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है आर्गन। आर्गन गैस का यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी कि विद्युत जो यंत्र होते हैं उनमें, जैसे कि बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट हो गया, मरकरी हो गया, इन सब में यूज किया जाता है किसका? आर्गन का। आगे चलते हैं। अब है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल के निचली परत में पाई जाती है। पेड़ पौधों के श्वसन क्रिया में भी काम आती है। यानी कि रिस्पायरेशन में, ठीक है, काम आती है। यह गैस हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव के लिए भी अधिक जिम्मेदार है। आगे चलते हैं हम लोग। अब है हाइड्रोजन। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया है इन्हें, ठीक है, इन्हें बोलते हैं। अब है वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, कई बार आता है कि वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, अत्यधिक मतलब मैक्सिमम एनर्जी देती है हाइड्रोजन, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन, ठीक है, यानी कि फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है। फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है, ठीक है। मोस्ट एबेंडेंट गैस इन यूनिवर्स यानी कि पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस क्या है? हाइड्रोजन। आगे चलते हैं। अब है पार्ट्स, जो हम लोग एटमॉस्फेयर के पार्ट पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर, पहला जो है वो है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि वायुमंडल के भाग जो हैं उनमें सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचली परत है, ठीक है। क्षोभ मंडल की जो हाइट है यानी कि जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर तक है इक्वेटर पे यानी कि भूमध्य रेखा पे, ठीक है, भूमध्य रेखा पे, और 8 किलोमीटर तक है पोल पे यानी ध्रुव पे, ठीक है। 8 किलोमीटर है ध्रुव पे और 18 किलोमीटर है इक्वेटर पे। आगे चलते हैं। सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती है। सारी मौसमी गतिविधियां कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी, वर्षा, इंद्रधनुष, ठीक है। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान में कमी आ जाती है, ठीक है। 1 डिग्री तापमान में कमी आ जाती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब वायुमंडल घटनाएं सबसे ज्यादा घनत्व, ग्रीन हाउस इफेक्ट सब इसी में होते हैं, ठीक है, मतलब हरित गृह प्रभाव। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। यानी कि समर सीजन यानी कि गर्म का जो ऋतु होता है, गर्मी का महीना मतलब का जो समय होता है, उसमें क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। आगे चलते हैं। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है यानी कि हरित गृह प्रभाव होता क्या है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, O3 SCFC, ठीक है, वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती है, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश को बाहर जाने नहीं देती और पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है, और इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। यह जो हम लोग पढ़ रहे थे यानी कि वायुमंडल के भाग, उसका दूसरा पार्ट है। अब देखिए
स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल में नाम से ही पता लग रहा है समताप मतलब कि सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है। हाइट फ्रॉम अर्थ से कितना यानी कि धरती से कितना ऊंचाई पर है, तो 18 से 50 किलोमीटर तक। वो था 18 किलोमीटर तक जीरो से, और यह 18 से 50 किलोमीटर तक। अब देखिए, समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती। तापमान सामान्य रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुमंडल समताप मंडल में ही उड़ते हैं। अब बताइए, सेम टेम्परेचर रहेगा, कोई मौसमी गतिविधियां नहीं होगी, कोई भी वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो वहाँ कहाँ, वहीं पे ना हवाई जहाज सब उड़ेंगे। इसलिए कहा गया तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान यानी समताप मंडल में ही उड़ते हैं, ठीक है। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है। अब कोई पूछेगा आपसे कि ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो हम लोग बोलेंगे समताप मंडल में ही, ठीक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली पाराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करती है यानी एब्जॉर्ब करती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन यूनिट का यूज़ किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हम लोग जो है ओजोन को किस में नापते हैं, तो डॉप्सन यूनिट का यूज़ होता है। आगे चलते हैं। अब है मीजोस्फीयर, यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के पार्ट, उसका ये थर्ड पार्ट है। अब देखिए, वायुमंडल की तीसरी परत है, यह तीसरी परत हाइट 50 से 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष में आने वाली उल्का पिंड इसी मीजोस्फीयर यानी मध्यमंडल में आकर जल जाती है। मीजोस्फीयर यानी मध्यमंडल, मीजोस्फीयर, एम फॉर मध्यमंडल, यानी मो फॉर मीजो, मो फॉर मध्यमंडल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है आयनोस्फीयर, ये यानी कि आयन मंडल। अब इसकी हाइट कितनी है, तो 80 से 400। ये था 50 से 80, ये है 80 से 400, ये है 80 से 400। वायुमंडल का यही परत रेडियो तरंगों को प्रभावित करती है। संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसी मंडल में स्थापित किए गए हैं, ठीक है। लास्ट यानी एग्जोस्फीयर वायुमंडल का सबसे ऊपरी सतह है, जिसको ब्राह्म मंडल भी या बाह्मीय मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। एग्जोस्फीयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। सो हम लोग ने एक और टॉपिक को क्लियर कर लिया। इसमें से आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, अगर जब भी पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर से यानी कि वायुमंडल के भाग से, तो आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड होप यू लाइक इट एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।